हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडेस 105 नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस गाइस। वन सेकेंड। सो इंडेस 105 मतलब अल्टीमेटली नॉन करेंट एसेट्स कौन कौन सी ऐसी एसेट्स हैं जो कि हम प्लान कर रहे हैं सेल करने का। ठीक है, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और ऐसे डिसकंटिन्यू ऑपरेशन मतलब कोई डिवीजन है अपना वो हम डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो वो दोनों चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। तो इंट्रोडक्शन टू इंडियाज 105। इंडियाज इज एप्लीकेबल टू फॉलोइंग नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स की बोले तो इसमें 4 एसेट्स टाइप की कवर होती हैं। एक तो है पीपी, एक इंटेंजिबल एसेट्स, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और एक गुडविल एक्वायर्ड एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन। ओके, ये चारों एसेट्स इसमें कवर होती हैं। पीपी, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और गुडविल एक्वायर्ड बिजनेस कॉम्बिनेशन। ओके फ्रेंड्स, और हम आगे बढ़ते हैं। ये जनरली जो इंडेस है वो कवर करता है, आपको अकाउंटिंग बताता है नॉन करेंट एसेट्स जो कि ऊपर है, पीपी, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और गुडविल। ये 4 एसेट्स की नॉन अकाउंटिंग बताता है कि कैसे करोगे अगर हेल्ड फॉर सेल कर रहे हो तो। और डिस्पोजेबल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल, अगर मान लो कि आप कोई ग्रुप ऑफ एसेट्स बेचना चाह रहे हो, ग्रुप ऑफ लाइबिलिटी सेल करना चाह रहे हो, ग्रुप ऑफ एसेट्स और ग्रुप ऑफ लाइबिलिटी निपटाना चाह रहे हो, तो वो भी इसमें कवर हो जाता है। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, कोई आपका डिवीजन है, मान लीजिए मेरे 2 डिवीजन है। ठीक है, एक मेरा है, मैं एक शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मेरी, है ना, और मेरे 2 डिवीजन है। एक मेरा है सोल बनाने का और एक मेरा है जूते बनाने का, शूज़ बनाने का, है ना। तो सोल बनाने का डिवीजन मैं डिसकंटिन्यू करना चाह रही हूँ। तो इट मीन्स अ डिवीजन ऑफ एंटिटी विच इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। डिस्पोजल ग्रुप विच रिप्रेजेंट मेजर बिजनेस लाइन, मेजर जोग्राफिकल एरिया और ऑफ ऑपरेशन और सब्सिडी। ओके, तो वो हो गया। जैसे आईटीसी ने अपना डिवीजन डीमर्ज कर दिया आईटीसी होटल का उसी टाइप से। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल में क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स स्कोप्ड इन। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स हुज वैल्यू विल बी रिकवर्ड थ्रू सेल रादर देन यूज। ठीक है, तो इसमें क्या निकालते हैं, रिकवरी थ्रू सेल्स, वो वैल्यू आएगी ना कि यूज वाली वैल्यू आएगी। ओके, इट मीन्स डिस्पोजल ग्रुप, इट मीन्स ग्रुप ऑफ एसेट बोथ स्कोप्ड इन एंड स्कोप्ड आउट, दोनों आ जाती है। मतलब स्कोप्ड इन वाले भी स्कोप्ड आउट वाले भी। एंड लायबिलिटीज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ स्कोप्ड आउट एसेट्स आर लाइक करेंट एसेट्स, डीटीए, फाइनेंशियल एसेट्स सब आ जाती हैं। ओके, ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन नॉन करेंट एसेट्स और डिस्पोजल ग्रुप एज हेल्ड फॉर सेल। नॉन करेंट एसेट्स और डिस्पोजल ग्रुप इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल ओनली इफ इट इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इज प्रेजेंट कंडीशन। जो भी कोई भी हमारे एसेट्स है वो आपकी एसेट हेल्ड फॉर सेल तभी मानी जाएगी, हेल्ड फॉर सेल तभी मानी जाएगी जब वो इमीडिएट सेल के लिए अवेलेबल है प्रेजेंट कंडीशन में। एंड सेल जो है वो हाईली प्रोबेबल है कि सेल इसकी निपटा दी जाएगी, सेल हो जाएगी, इसकी हाईली प्रोबेबिलिटी है और इमीडिएट सेल के लिए अवेलेबल है। सो इफ रेगुलेटरी अप्रूवल इज पेंडिंग फॉर सेल ऑफ एसेट्स देन द एसेट्स इज कंसिडर्ड अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। अगर रेगुलेटरी अप्रूवल पेंडिंग है, ठीक है, तो वो एसेट जो हो जाएगी वो अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल हो जाएगी। और सेल आपकी एक्सपेक्ट की जा रही है विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होने के सेल एक्सपेक्ट की जा रही है 1 ईयर। दोनों कंडीशन कंप्लाई होनी चाहिए। इमीडिएट आपकी जो सेल है, जो एसेट है, वो प्रेजेंटेबल कंडीशन में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई इसको डिसमेंटल करते करते ही 1 साल से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इमीडिएट सेल मतलब रेडी टू यूज़ होनी चाहिए, रेडी टू यूज़, इमीडिएट सेल रेडी टू यूज़ अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो ये ख़राब पड़ी हो। ठीक है, रेडी टू यूज़ होनी चाहिए, बेसिकली अवेलेबल फॉर सेल होनी चाहिए और सेल हाईली प्रोबेबल होनी चाहिए। दोनों कंडीशन कंप्लाई होनी चाहिए। ओके, हाँ, अगर रेगुलेटरी अप्रूवल कोई पेंडिंग है एसेट्स को सेल करने के लिए तो भी वो इमीडिएट सेल मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि रेगुलर रेगुलेटरी पेंडिंग है तो इमीडिएट सेल नहीं मानी जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ओके, सो मेजरमेंट ऑफ करेंट नॉन करेंट एसेट्स और डिस्पोजल ग्रुप एज हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, मेजरमेंट कैसे होगा, कैसे मेजर करेंगे, तो 2 मेजर होते हैं। एक तो होता है इनिशियल लेवल पे क्या करोगे आप, और एक होता है सब्सिक्वेंट मेजर पे क्या करोगे। ओके, तो इनिशियल मेजरमेंट पे क्या करेंगे, लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, या तो मान लो कि हमारे पास एसेट है और इसकी कैरिंग वैल्यू 1,00,000 है, लेकिन मार्केट में अगर मैं इसको बेचने निकलूंगी, डिसमेंटल करके इसको बेचने निकलूंगी, तो ये बिक जाएगी मेरी 50,000 में। ठीक है, तो लोअर पे होगी दोनों में से, 50,000 पे वैल्यू होगी। मतलब जो मेरे को रियलाइज हो सकता है उसी पे तो वैल्यू होगी। इसमें वैल्यू इन यूज़ क्यों नहीं आई है इसमें वैल्यू इन यूज़ इसलिए नहीं आई है क्योंकि अल्टीमेटली मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया। अगर कोई एसेट मेरी इमीडिएटली अवेलेबल सेल है तो मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया ना, तो यूज़ करना बंद कर तो कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो होगा नहीं, तो इसलिए इसमें वैल्यू इन यूज़ नहीं आएगी।
है ना, इसमें इसमें वैल्यू नहीं आएगी। अब मुझे पता है कि मेरी कैरिंग वैल्यू 1 लाख है, लेकिन मुझे मार्केट से कितना पैसा रियलाइज होगा इसको बेच के, 50,000 रुपये। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ जाएगा, 50,000 रुपये आ जाएगा। तो इसमें लिखा भी हुआ है, इफ एफ वी एल सी टी एस इज लोअर देन डिफरेंस अमाउंट लिखना है इम्पेयरमेंट लॉस एज पर इंडेस 105। तो 105 इंडेस के अकॉर्डिंग वो अमाउंट आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें एग्जाम्पल कर लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। सो ए लिमिटेड हैज़ क्लासिफाइड पीपी एज हेल्ड फॉर सेल ऑन 31 मार्च 2021। ऑन दिस date, the carrying amount of PP is 1 lakh and FV LCTS is 80,000. So it will be measured at 80,000. Okay, lower of carrying amount and FV LCTS on the date of classification and held for sale. ठीक है, अब आपका क्या है यहाँ पर, कैरिंग अमाउंट पीपी का 1 लाख है और कैरिंग और जो एफ वी LCTS है 80,000 रुपये। तो लोअर 80,000 रुपये, तो इम्पेयरमेंट लॉस कितने का आएगा, 20,000 रुपये का। सो एंड देयर इज इम्पेयरमेंट लॉस एज पर इंडिया 105 20,000 रुपीज़। ओके, नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। डेप्रिशिएशन अमोर्टाइजेशन इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा, इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा जैसे ही मैंने उसको क्लासीफाई कर दिया हेल्ड और सेल। ठीक है, ये है डिस्पोजल ग्रुप जो होता है, डिस्पोजल ग्रुप ही मेजर होगा एट द लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पोजल ग्रुप और एफ वी एल सी टी एस ऑफ डिस्पोजल ग्रुप। जो भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, जो भी आ रही है, दोनों में से जो भी लोअर है वो आ जाएगा डिस्पोजल ग्रुप का। और वो जो इम्पेयरमेंट लॉस आएगा डिस्पोजल एज पर इंडिया, वो बॉर्न किया जाएगा स्कोप्ड इन नॉन करेंट एसेट्स ओनली। ठीक है, केवल नॉन करेंट एसेट्स से ही बॉर्न किया जाएगा वो नॉन करेंट एसेट्स में। तो नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएंगे, पहले गुडविल, अगर कोई बचा हुआ है तो गुडविल से उसको हम लोग इम्पेयरमेंट लॉस को सेट ऑफ कर देंगे अप टू कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल। और फिर भी उसके पास कोई इम्पेयरमेंट लॉस बच जाता है डिस्पोजल ग्रुप का, तो जो भी स्कोप्ड इन आपके नॉन करेंट एसेट्स है, स्कोप्ड इन कौन कौन से थे फ्रेंड्स, एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, है ना, और एक आपकी पीपी थी, ठीक है, और एक आपकी गुडविल थी, और एक आपकी क्या थी, इंटेंजिबल एसेट्स भी थी, एक मिनट, इंटेंजिबल एसेट्स भी थी। ठीक है, तो इन तीनों में आ जाएगा, ये स्कोप्ड इन नॉन करेंट एसेट्स हैं इन द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट। ओके, इफ नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इज एक्वायर्ड बिजनेस कॉम्बिनेशन, अगर आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर किए एसेट्स तो फिर वो मेजर की जाएंगी एफ वी एल सी टी एस पे, फेयर वैल्यू पे आएंगी, बुक वैल्यू पे नहीं आएंगी। ठीक है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एट ईच बैलेंस। अब सब्सिक्वेंट क्या होगा, सब्सिक्वेंट भी यही होगा, एट लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू एफ वी सी एल सी टी एस निकालेंगे। अगर एफ वी सी एट लोअर है तो डिफरेंस अमाउंट फिर से इम्पेयरमेंट लॉस में आ जाएगा एज पर इंडियस 105। अगर एफ वी सी मतलब हायर हो गया है, मान लीजिए कि 1,20,000 हो गया, 1,20,000 हो गया, तो डिफरेंस अमाउंट जो होगा वो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कहलाएगा। और मैक्सिमम कितना रिवर्सल कर सकते हैं, मैक्सिमम हम टोटल जो इम्पेयरमेंट लॉस है एज पर इंडियस 36 और 105, उन दोनों का टोटल मिला के जो भी इम्पेयरमेंट लॉस है उतना ही मैक्सिमम रिवर्स कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। एग्जाम्पल बताएंगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, सो नोट इन केस ऑफ डिस्पोजल ग्रुप रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस डिस्पोजल ग्रुप विल बी डन इन ऑल स्कोप्ड इन नॉन करेंट एसेट्स। कौन कौन सी स्कोप्ड इन नॉन करेंट एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स और पीपी, उनकी कैरिंग अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब रिवर्सल के साथ भी होगा और इम्पेयरमेंट लॉस अगर कुछ है तो भी डिस्पोजल ग्रुप में यही होगा। अब हम एग्जाम्पल 1 का कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल 1 में पढ़ लिया था कि एग्जाम्पल 1 ये रहा, एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये रहा एग्जाम्पल 1, ठीक है। तो इसमें हमारा इम्पेयरमेंट लॉस 20,000 रुपये का आया था और जो हमारी एसेट्स थी कैरिंग वैल्यू आई थी रिवाइज होके 80,000 रुपये। ओके, तो कंटिन्यूस ऑफ एग्जाम्पल 1 वो चल रही है 2021 की बात। 31 मार्च 2022 द एफ वी एल सी टी एस ऑफ पी पी बिकम 75,000 एंड 31 मार्च 2022 इट विल बी मेजर्ड एट 75,000। ओके, अब एफ वी सी टी एस कितना आ गया था, उसका 75,000 आ गया था। तो पहले तो इसकी 80,000 की वैल्यू थी, अब कितना, अब डेप्रिशिएशन लगना बंद हो गई है तो अब इसका कितना हो गया था, 75,000 रुपीज़ हो गया। तो 5,000 का इम्पेयरमेंट लॉस और आ गया। तो इम्पेयरमेंट लॉस एज पर इंडियस 105 5,000 रुपीज़ हो गया, है ना। पहले कितना था, 20,000 रुपये था, और तो 25,000 रुपये तो यही हो गया। अब एग्जाम्पल 1 कंटिन्यू करते हुए 31 दिसंबर को एफ वी एल सी टी एस और पी पी बिकम 1,10,000। ठीक है भाई, पहले कितनी थी, अर्लियर 75,000 थी, अब अचानक से कितनी बढ़ गई, पीपी कितनी होगी, 1,10,000। सपोज इम्पेयरमेंट लॉस एज पर इंडियस 1, अब इंडियस इसका 36 के अकॉर्डिंग इसकी इम्पेयरमेंट लॉस भी बुक हुआ था 3,000 रुपये,
इज रिकॉग्नाइज अर्लियर ऑन दिस पीपीए, ठीक है। सो सिंस 31 मार्च को FVCTL जो हायर है कैरिंग अमाउंट से हायर है। हम एग्जाम्पल 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं, एग्जाम्पल 2 को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, तो इसमें 80,000 रुपये लेंगे, ठीक है। इसमें कौन सी वैल्यू लेंगे, 80,000 रुपये की, ठीक है। तो 31 मार्च 2022 को 1,10,000 रुपये हायर देन द कैरिंग अमाउंट, 80,000 रुपये से हायर है, जिससे रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस 30,000 रुपये है, ठीक है। तो 30,000 रुपये का रिवर्सल हो रहा है। अब वो कितना मैक्सिमम कर सकते हैं, उतना मैक्सिमम कर सकते हैं जितना कि हमारा इम्पेयरमेंट लॉस है टोटल मिला के। तो इम्पेयरमेंट लॉस 30,000 रुपये है ना, लेकिन हमारा कितना बना हुआ है, 20,000 रुपये तो पिछला बना हुआ है जो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने बनाया था इम्पेयरमेंट लॉस, और 3,000 रुपये इंडिया 36 का है, तो 23,000 रुपये मैक्सिमम कर सकते हैं। सो मैक्सिमम इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा, IL रिकॉग्नाइज एज पर इंडिया 36 और IL रिकॉग्नाइज पर इंडिया 105, 23,000 रुपये। सो इम्पेयरमेंट लॉस 23,000 विल बी रिवर्स। तो नई कैरिंग वैल्यू कितनी आएगी, 80,000 प्लस 23,000, 1,03,000 रुपये, ओके फ्रेंड्स। हमारा आता है चेंज टू अ प्लान ऑफ सेल, ठीक है। सेल के प्लान में हमने चेंज हो गया। तो अगर ऐसा होता है तो जो भी आपकी नॉन करेंट एसेट्स हैं वो रिकॉग्नाइज फिर से हो जाएगी आपकी जो भी, मान लें आप लोगों ने क्या किया था, बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट किया था इसको। बैलेंस शीट में आपका जो भी आपका करंट एसेट्स आता है, नॉन करंट एसेट्स आता है और कभी करंट एसेट्स आता है, फिर आप दिखाते हो एसेट्स, ठीक है, हेल्ड फॉर सेल। अब एसेट्स हेल्ड फॉर सेल दिखाते हो ना, तो ये जो एसेट्स हेल्ड फॉर सेल से निकाल रहे हो ये आपकी NCA में फिर से चली जाएगी। मतलब ये जो आइटम है अगर PP का पार्ट था तो PP में चली जाएगी फिर से, ठीक है। अगर ऐसा केस है कि आपका प्लान ऑफ सेल चेंज हो गया है तो, ठीक है, आप बेचने निकले थे कि बिका नहीं, तो आप इसे फिर से उसमें ले जाओगे। तो इफ नॉन करंट एसेट्स क्लासिफाइड एज फॉलोज नो लॉन्गर मीट द क्राइटेरिया, देन एंटिटी शुड सीज टू क्लासिफाई नॉन करंट एसेट्स और डिस्पोजेबल एज हेल्ड फॉर सेल। ऑन दिस डेट शुड बी मेजर्ड कैरिंग वैल्यू ऑन द डेट ऑफ चेंज ऑफ प्लान। तो जो भी कैरिंग वैल्यू चले होती, अगर आप हेल्ड फॉर सेल नहीं करते और उसकी कैरिंग वैल्यू जो होती, तो आप वो कैरिंग वैल्यू लेकर आओगे। अब मान लो कि मेरे को हेल्ड फॉर सेल नहीं करना होता, ऊपर वाला अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, जिसमें हमारी वैल्यू 1,00,000 रुपये आ रही है ना, 1,00,000 से 80,000 हो गई थी इम्पेयरमेंट की वजह से। अगर मैं इम्पेयरमेंट नहीं कर रही होती तो मेरी वैल्यू कितनी आ रही होती, मान लीजिए मेरी वैल्यू आती थी यहाँ पे 10 साल यूजफुल लाइफ होती तो मेरी वैल्यू आ रही होती 90,000 रुपये 31 मार्च 2022 को। तो 2022 को ये फैसला हुआ कि भाई ये मीट नहीं कर रही है क्राइटेरिया, तो हम लोग क्या करते हैं 90,000 रुपये कैरिंग वैल्यू को लेकर आते, 90,000 रुपये पे उसको, तो उसमें उतना ही हम अमाउंट ऐड कर देते, है ना। अभी मेरी कैरिंग वैल्यू कितनी थी, रिवाइज होकर 1,03,000 रुपये। चलिए, तो वो रिवर्सल वाला एग्जाम्पल है, मैं रिवर्सल की बात नहीं कर रही हूँ। अगर मान लो ऊपर वाले केस की बात है तो 90,000 रुपये से कैरिंग वैल्यू रिवाइज करके आते, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगा के, तो ये होता। On this date should be measured carrying value at the date of change of plan, as if the assets were never classified held for sale. Carrying amount of assets just before the classification held for sale adjusted for depreciation and amortization till date. तो वो अमाउंट आ जाएगा, जैसे हमने 90,000 रुपये कैसे कैलकुलेटिंग आ रहा है। सो एनी डिफरेंस अमाउंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज गेन और लॉस इन P&L, वो P&L में रिकॉग्नाइज हो जाएगा कोई भी अमाउंट, ठीक है, जो भी डिफरेंस आएगा। तो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ऑफ नॉन करेंट एसेट्स और डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। कैसे डिस्क्लोजर होगा, अगर नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है, नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल कर रखे हैं, डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड कर रखा है और डिसकंटिन्यू ऑपरेशन हेल्ड कर रखा है। सिंपल है, आप क्या करोगे, नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है तो प्रेजेंट सच एज सेपरेट लाइन आइटम द बैलेंस शीट। मैंने बताया था आपको, पहले हमारा NCA आता है, ठीक है, सबसे पहले, फिर आपका आता है CA। आप क्या करते, एसेट्स को हेल्ड फॉर सेल कर देते अलग से, तीसरी लाइन आइटम बन जाता है हेल्ड फॉर सेल अलग से, ठीक है। अगर डिस्पोजल ग्रुप होता तो प्रेजेंट एसेट्स ऑफ डिस्पोजल ग्रुप सेपरेटली फ्रॉम अदर एसेट्स, ठीक है, दूसरी एसेट्स सेपरेटली दिखाते हैं आप इन बैलेंस शीट, और प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ डिस्पोजल ग्रुप सेपरेटली फ्रॉम अदर लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट, ठीक है। आप क्या करते हैं, लायबिलिटीज अलग से दिखाते हैं। लायबिलिटीज में सबसे पहले आपका इक्विटी आता है, इक्विटी के बाद आपका NCA आता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज आता है, फिर CL आता है, यहाँ पे आप दिखाते हैं उसको, ठीक है, डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल, ठीक है, ये दिखाते हैं बेसिकली आपको। ये दोनों ऑफसेट नहीं होंगे, ये दोनों ऑफसेट नहीं होंगे, ठीक है। एसेट लायबिलिटी ऑफ डिस्पोजल शुड नॉट ऑफसेट इन बैलेंस शीट। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में भी ऐसे दिखाते हैं, प्रेजेंट डिसकंटिन्यू सेपरेटली फ्रॉम अदर एसेट इन बैलेंस शीट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन सेपरेटली फ्रॉम, ठीक है, ये दोनों अलग अलग दिखाते। और एसेट्स लायबिलिटी जो होती है वो ऑफसेट नहीं होती, होनी चाहिए और ना होती।
और इस पे जो भी टैक्स लग रहा है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में, जो भी आपका डीटीए डीटीएल बन रहा है, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट और लॉस बन रहा है, जो भी प्रॉफिट और लॉस आ रहा है, वो आपका सेपरेटली एज अ लाइन आइटम सेपरेटली डिस्क्लोज होगा आपके स्टेटमेंट ऑफ P&L में, ठीक है, फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन। जो भी आप स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाओगे तो उसमें जो आपका आप निकालते हो ना, पीबीटी निकालते हो और उसके बाद आप दिखाते हो कि भाई इसमें डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में कितना प्रॉफिट और लॉस है फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, तो उसी वाले पार्ट में आप दिखाओगे इसको। और ईपीएस भी आप सेपरेटली दिखाओगे डिसकंटिन्यू ऑपरेशन के लिए, ताकि यूजर को पता चल सके अच्छा ये वन टाइम है, ठीक है, इसका इम्पैक्ट आपके ऑर्डिनरी बिजनेस के प्रॉफिट में नहीं आना चाहिए। तो इतना ही था फ्रेंड्स से। अभी हमारा जो आपका नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल वाला इंडिया है वो कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।